Hello students, hi everyone, welcome to Learn Commerce once again, and today also, as promised in the previous video, that we will continue with the National Income Numericals और National Income MCQ। और आज भी पिछली वीडियो की तरह नेशनल इनकम के ऊपर ही कुछ और MCQ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए रिवीजन सीरीज के अंदर। तो तैयार रहिए इस चीज के लिए और साथ साथ मेरे साथ आप भी करते रहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दैट। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए थे इस नेशनल इनकम के MCQ के, और उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कुछ और MCQ इस नेशनल इनकम के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में किए थे। तो इस 11th क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA इसमें से क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट्स, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। इसमें से NFIA का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स तो नेट एक्सपोर्ट्स होता है, ये तो हो नहीं सकते, ये एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट जहां पे नहीं हो सकते। लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये हमारा आंसर है, फॉर्मूला है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। यानी NDP एट FC नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम यानी NNP एट FC बराबर कब होते हैं? ये बराबर कब होंगे? जब आपका डोमेस्टिक और नेशनल बराबर हो जाए, बाकी सब तो वैसे ही सेम है, यानी NFIA ना हो। यानी कि जब आपका NFIA 0 होगा। NFIA 0 कब हो सकता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दोनों बराबर हो या दोनों ही बिल्कुल ना हो। ये होता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर कोई बाहर से आना जाना, लेना देना, आदान प्रदान नहीं होता। तो क्लोज्ड इकोनॉमी जो सिर्फ अपने ही देश में काम करती है, बाहर से विदेश से ना कुछ लेती है, ना देती है, ना खरीदती है, ना बेचती है, तो इसका मतलब वहां पर कोई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं होता। इसीलिए इस इकोनॉमी के अंदर, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम सेम होती है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, इसमें से क्या है, कौन सा फॉर्मूला नेशनल इनकम का है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेशनल इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहला वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि NDP एट FC में आप क्या करोगे कि नेशनल इनकम आ जाए? हम करते हैं NFIA। इसका मतलब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये है, लेकिन सेकंड पार्ट क्या है? NFIA। NFIA कहाँ लिखा है? ये लिखा है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। डायरेक्टली ज्यादा कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये जो फैक्टर इनकम और नेट फैक्टर इनकम, इसमें आपको NFIA को ध्यान रखना है, फैक्टर इनकम नहीं। तो इसका मतलब ए पार्ट तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको N नेट चाहिए इसके अंदर। तो B ऑप्शन आएगा, C नहीं आएगा, लेकिन D तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नेट एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, तो 13 का क्वेश्चन हो गया B। 14th, डैश इज द नेट अमाउंट अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग। हाउस होल्ड के पास कौन सा अमाउंट अवेलेबल है जो वो कंज्यूम या सेव कर सकते हैं? नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, या गवर्नमेंट इनकम। इनमें से कुछ तो वैसे खत्म हो जाते हैं। हाउस होल्ड के पास कंजम्पशन और सेविंग के लिए जो पैसा अवेलेबल होता है वो होता है PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजल इनकम यानी कि अपनी पर्सनल इनकम में से सरकार को टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है, जिसको या तो हम कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन टैक्स देने के बाद, उसको बोलते हैं अपनी डिस्पोजल, यानी अपने हिसाब से जो मर्जी खर्च करें या जो मर्जी सेव करें, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है? ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो क्या नहीं आता? इंटरेस्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट आता है, रॉयल्टी भी आता है, सिर्फ कंपोजिशन एम्प्लॉइज नहीं आता, क्योंकि इसका फर्स्ट हेडिंग होती है। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस का? वो है कंपनसेशन एम्प्लॉइज। बाकी तीनों कंपोनेंट्स हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें से कौन सा नेशनल इनकम का हिस्सा है? क्या चीज इंक्लूड है नेशनल इनकम में? ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, प्रॉफिट या स्कॉलरशिप। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को अगर कोई पेंशन दी जा रही है बिना काम किए, तो वो ट्रांसफर इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी ट्रांसफर इनकम है, और स्कॉलरशिप भी ट्रांसफर इनकम है। तो ये ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती,
सब प्रॉफिट जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, 4 फैक्टर इनकम आती हैं, उस प्रॉफिट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसमें से किसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं? ए सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, बी रिजर्व एंड सरप्लस, या सी रिटेन अर्निंग्स, या डी ऑल ऑफ दिस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? यानी वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, सरकार को टैक्स देने के बाद और लोगों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज की सेविंग्स कहलाती हैं। उसी को हम रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। इसका मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम तीनों नाम से जान सकते हैं। ये तीनों के तीनों सिनोनिम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग्स। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज इंक्लूडेड नेशनल इनकम। इसमें से क्या नेशनल इनकम इंक्लूड होता है? क्या इंक्लूड होता है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, नेशनल डेट इंटरेस्ट, या नन ऑफ दिस। नेशनल इनकम में जैसे बताया था सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती। लॉटरी की इनकम कमाई हुई इनकम नहीं है। मिल्क परचेज करता है डेयरी शॉप वाला, या नेशनल डेट इंटरेस्ट। जो डेयरी शॉप वाला मिल्क खरीदेगा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। देखो लॉटरी से जीती हुई इनकम हमारी फैक्टर इनकम हो नहीं सकती क्योंकि बिना कमाई हुई मिल रही है। इट इज अ विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सबको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको हम विंडफॉल गेन्स बोलते हैं, तो पता होना चाहिए विंडफॉल गेन नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते। डेयरी शॉप अगर मिल्क परचेज करता है रीसेल के लिए या फिर से कुछ बनाने के लिए, पनीर बना के बेचने के लिए, तो वो उसके लिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होते। और नेशनल डायरेक्ट इंटरेस्ट हमारा ट्रांसफर इनकम होता है, ट्रांसफर इनकम भी आपकी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। तो इसमें से एक भी चीज नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। 18 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एड मेथड। बहुत सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। सारे मेथड, तीन ही मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, तीनों के नाम लिखे हुए हैं, वैल्यू एड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ऑल ऑफ द अबव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज। हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? 1 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या 4 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें चार ऑप्शंस हैं, ए बोथ 1 एंड 2, बी 1, सी 2, या डी 1, 2 एंड 4। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज द सेम थिंग। अगर आपका डोमेस्टिक वर्ड नहीं भी लगा हुआ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तब भी वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही कहलाता है। इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन सेम थिंग, ये तो दोनों है ही है। लेकिन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सेम थिंग, ये दोनों सेम है। लेकिन जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक होता है। याद है आपको, दो चीजें होती हैं इस टोटल कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसमें चेंज इन स्टॉक भी चाहिए। लेकिन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सेम थिंग एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी 1 एंड 2। तो बोथ 1 एंड 2, ये हमारा ए आंसर सही है इसका। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। फिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि फिक्स का चेंज स्टॉक भी आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं? मैंने आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक एग्जांपल दिया था पीछे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, नन ऑफ दिस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वो होते हैं जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैंने आपको बताया था अपने प्रॉफिट्स में से कंपनी सरकार को टैक्स पे करती हैं और अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती हैं और बाकी अपने पास बचा लेती हैं। तो ये तो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सरकार को टैक्स पे कर दिया और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और ये डिविडेंड जो है ना, ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले प्रॉफिट्स के हिस्से को हम डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, ग्रोइंग कंट्री। एक ग्रोइंग कंट्री कौन सी होती है? विद राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, या राइजिंग जीएनपी एट करंट प्राइसेस, या इसमें से कोई नहीं। अगर हमारी जीएनपी बढ़ रही है और अगर कांस्टेंट प्राइसेस से बढ़ रही है ना, तभी वो कंट्री ग्रो करेगी। अगर करंट प्राइसेस के हिसाब से अगर जीएनपी बढ़ती है, मतलब वो तो महंगाई की वजह से बढ़ रही है, वो हमारी कंट्री ग्रोइंग कंट्री नहीं मानी जा सकती। कांस्टेंट प्राइसेस पर जीएनपी कांस्टेंट रहे तो ग्रो ही नहीं हो रही,
इसका मतलब ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो जीएनपी बढ़नी चाहिए, ग्रोइंग कंट्री है जिसमें जीएनपी बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट प्राइस पर, ना कि करंट प्राइस पर, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल जीएनपी का बढ़ना, ठीक है ना। तो राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस इज द आंसर ऑफ ग्रोइंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जो नेशनल इनकम को हम कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करते हैं वो क्या कहलाती है? नॉमिनल वैल्यू, ये गलती से लिख दिया, इट इज नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू या रियल वैल्यू? देखो एक करंट प्राइसेस पर होता है, कांस्टेंट प्राइस पर होता है। करंट प्राइस वाले नेशनल इनकम को हम नॉमिनल बोलते हैं और कांस्टेंट प्राइस वाले को रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे रियल जीएनपी, रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम कहलाती है। ओनली बी। एक्सपेंडिचर मेथड फोकसेस ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट, हमारे पास तीन फेसेस थे। एक हमारा फेस है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक है फेस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एक फेस ऑफ इनकम डिस्पोजिशन, ये ऑल ऑफ द अबव। इसमें से एक्सपेंडिचर मेथड कौन से फेस पर फोकस करता है? एक होता है प्रोडक्शन फेस, यहां पे इनकम जनरेट होती है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर इनकम खर्च होती है। ये जो प्रोडक्शन फेस है ये तो वैल्यू एडिड मेथड हमारा कहलाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला जिसमें रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमारा इनकम मेथड कहलाएगा, और डिस्पोजिशन यहाँ पे खर्च किया था वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर मेथड किस पर फोकस करता है? हमारे इनकम डिस्पोजिशन फेस पर, स्पेंडिंग फेस पर, एक्सपेंडिचर फेस पर। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is not an economic activity and not include national income? इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है इसलिए नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती है? मेडिकल सर्विसेज रेंटेड बाय डिस्पेंसरी, हाउस होल्ड डूइंग हाउस होल्ड वर्क, मेडिकल सर्विसेज इज प्रैक्टिस एंड मेड वर्किंग फुल टाइम विद द फैमिली। इसमें पूछा नॉट, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अगर मेड फुल टाइम काम करे फैमिली के साथ तो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। मेडिकल, अगर कोई अपना जो डॉक्टर है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है वो भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। हाउस होल्ड अगर हाउस होल्ड अगर अपना घर का काम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई काम पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा, इसलिए इस चीज को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। तो हाउस होल्ड डूइंग हाउस होल्ड वर्क इज नॉट इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ और एमसीक्यू नेशनल इनकम जुड़े करा दिए, और बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू मैं और आपके सामने लेके आऊंगा। तो बी रेडी, बी कनेक्टेड, बी सेफ, बी एट होम एंड बी हेल्दी। और आने वाली वीडियोस के लिए भी आप मेरे साथ बने रहो। और इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गए होंगे कि मैंने एमसीक्यू नेशनल इनकम के ऊपर आपकी पिछली वीडियो के अंदर भी और इस वीडियो के अंदर भी आपको मैंने कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए। सो वी विल मीट soon in the next video for the more MCQ for the next chapters. Thank you once again. Goodbye.